हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए दोस्तों प्रैक्टिस नंबर 8 करने जा रहे हैं। और चूँकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। आई होप वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसी एक के अलावा अन्य सभी प्रसव प्रेरण के विरोधी हैं। ए है समय से पहले झिल्ली का टूटना, बी है प्लेसेंटा प्रीविया, सी है सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, डी है कॉर्ड प्रोलैप्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 51 का हो जाएगा ए है समय से पहले झिल्ली का टूटना। 51 का ए हो जाएगा। यही क्या है, प्रसव प्रेरण का विरोधी नहीं है। बाकी तीनों जो है प्रसव प्रेरण के विरोधी होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है दोस्तों? तो जो प्लेसेंटा जो है सर्विक्स के द्वार को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रसव होने में जटिलताएं यह उत्पन्न कर देता है। और सी है दोस्तों सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। क्या होता है? तो सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जो होता है दोस्तों, ये भी प्रसव प्रेरण का विरोधी होता है। इसमें जो है शिशु का सिर जो होता है सर्विक्स की तुलना में बड़ा होता है, जिसमें क्या है जटिलताएं प्रसव होने में काफ़ी कठिनाई होती है। और क्वेश्चन नंबर और डी है दोस्तों कॉर्ड प्रोलैप्स। ये भी क्या है, प्रसव प्रेरण का विरोधी होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान उल्टी का गंभीर प्रकार जो मां के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है कहा जाता है। ए है इमेसिस ग्रेविडेरम, बी है सुबह की बीमारी, सी है कोरिया ग्रेविडेरम और डी है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो गंभीर उल्टी की गंभीर प्रकार जो माँ को स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है तो हो जाएगा डी हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, चूँकि गर्भावस्था में क्या होता है कि सामान्यतः सभी को 3 महीने तक क्या है वोमिटिंग होती रहती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी हो जाए, मतलब उसके आगे भी होने लगे फिर काफ़ी दिनों तक, तो उसमें उसे क्या कहेंगे, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुरूप बीसीजी वैक्सीन बच्चों को कब दिया जाता है? ए है जन्म के समय, बी है 6 माह की आयु में, सी है 1 वर्ष की आयु में, डी है 10 वर्ष की आयु में। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बीसीजी का वैक्सीन कब दिया जाता है दोस्तों? तो जन्म के तुरंत समय दिया जाता है। 53 का ए हो जाएगा। बीसीजी का वैक्सीन अधिकतम कितने समय तक दिया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक दिया जाता है। अगर 1 महीने से पहले इसको दिया जाता है तो कितना डोज दिया जाता है? तो 0.05 ml दिया जाता है। और अगर 1 महीने के बाद दिया जाता है तो 0.1 ml तक इसको दिया जाता है। और किस मार्क से दिया जाता है इसको? तो इंट्राडर्मल दिया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, शुक्रजनक नलिका में उपस्थित होती है। ए है शुक्रवाहिका, बी है वृषण, सी है शुक्राणु पुटिका, डी है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो शुक्रजनक नलिका किस में उपस्थित होती है दोस्तों? तो टेस्टिस में होती है। 54 का बी हो जाएगा वृषण। और ये सभी क्या है, पुरुषों में पाई जाती है ये सभी। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? ए है वेस्ट नाइल, बी है वेरिसेला, सी है हर्पस सिम्प्लेक्स, डी है राइनो वायरस। तो चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है दोस्तों? तो होता है वेरिसेला। 55 का बी हो जाएगा। ये चिकन पॉक्स कहता है, यानी बड़ी माता को कह रहा है कि किस वायरस से होता है बड़ी माता? तो वेरिसेला से होता है। अगर पूछेगा स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता तो वो होता है वेरिओला। स्मॉल पॉक्स वेरिओला, चिकन पॉक्स वेरिसेला। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू वायरस से होता है। इसे कहा जाता है। ए है रेमिटेंस बुखार, बी है कोटिडियन साधारण बुखार, सी है हड्डी तोड़ बुखार, डी है पेल एबस्टीन बुखार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डेंगू बुखार का
बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। तो आंसर क्या हो जाएगा 56 का सी हो जाएगा हड्डी तोड़ बुखार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ए है डेंगू बुखार, बी है जुकाम, सी है हैजा, डी है एड्स। तो कौन सा वायरस से नहीं होता है दोस्तों? डेंगू क्या है, वायरस से ही होता है। जुकाम जो होता है, जो सामान्य जो जुकाम होता है साधारण, वो राइनो वायरस के कारण होता है, वो भी वायरस ही होता है। हैजा क्या है, बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाए 57 का सी हो जाएगा हैजा। बैक्टीरिया से होता है, किस? विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है हैजा। एड्स भी HIV से होता है, वायरस से। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है, किशोरावस्था शब्द लैटिन क्रियापद एडोलेसेयर से लिया गया है जिसका मतलब है? ए है समझ, बी है वास्तविकता, सी है विकास, डी है पक्वता की ओर वृद्धि। तो किशोरावस्था जो लैटिन क्रियापद से शब्द से लिया गया है, एडोलेसेयर से लिया गया है, तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पक्वता की ओर वृद्धि। 58 का डी हो जाएगा। और दोस्तों एक स्टेटमेंट भी पूछता है कि आंधी तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को आंधी या तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए है विटामिन के, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन ई, डी है विटामिन डी। तो सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। 59 का डी हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम पूछता है, तो क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो शिशुओं में कौन सा? रिकेट्स होता है। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। और वृद्धों में कौन सा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन के का केमिकल नाम क्या है दोस्तों? विटामिन के का केमिकल नाम नेफ्थोक्विनोन होता है। और विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है? ए है विकास का अर्थ एवं परिभाषा, बी है विकास की विशेषताएं, सी है विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, डी है उपयुक्त सभी। तो मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। 60 का डी, ऑल ऑफ एबव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो ए है रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, बी है श्वसन क्रिया आरंभ होती है, सी है वह भूखा होता है, डी उसे दर्द हो रहा होता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु क्यों रोता है दोस्तों? क्यों? क्योंकि वह असमायोजन के कारण वह रोता है। और जब वो रोता है तो उसके फेफड़े क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे 61 का क्या हो जाएगा? बी, श्वसन क्रिया आरंभ होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ए है तीव्र, बी है धीमी, सी है प्रेरण, डी है औसत। तो किस विकास का अर्थ होता है कि शरीर की गतियों पर नियंत्रण में और में प्रगति दोस्तों? तो होता है प्रेरण यानी मोटर विकास का। 62 का सी हो जाएगा प्रेरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है? ए है 2 गुना, बी है 3 गुना, सी है आधा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 माह की अवस्था में बालक का आमतौर पर बालक का वजन कितना होता है? 2 गुना हो जाता है। 63 का ए हो जाएगा। और जब 1 ईयर पूछेगा तो कितना होता है? तो 3 गुना हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस pH पर केसिन अवक्षय प्रिसिपिटेट होती है? ए है pH 6.5, बी है pH 4.6, सी है pH 7.5, डी है pH 3.0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी हो जाएगा, pH 4.6 हो जाएगा।
पनीर में दोस्तों कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए, बी, डी से ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पनीर में, विटामिन ए, बी, डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? ए है 1 से 2 दिन, बी है 1 से 2 सप्ताह, सी है 3 से 4 सप्ताह, डी है 12 माह। तो मांस, मछली और दूध का उत्पादों का दोस्तों कितने दिन तक भंडारण किया जा सकता है? तो केवल 1 से 2 दिन तक ही किया जा सकता है, इससे ज़्यादा हम इसका भंडारण नहीं कर सकते। 65 का ए हो जाएगा, ये खराब होने लगते हैं। आगे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 है। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। ए है दालों और फलियों में, बी है अंडे और मीट में, सी है अनाज और मिलेट में, डी है सब्जियों और फलों में। तो उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन किसे कहते हैं दोस्तों? तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटीन का वर्गीकरण देखते हैं। प्रोटीन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। कौन कौन से? गुणवत्ता के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, और एक जो है भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर किया गया है। तो गुणवत्ता के अंतर्गत भी 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। एक है, पहला है पूर्ण प्रोटीन, जिसे उच्च कोटि का प्रोटीन कहते हैं। दूसरा है आंशिक पूर्ण प्रोटीन, जिसे मध्यम कोटि का कहते हैं। और जो है तीसरा जो होता है वो अपूर्ण प्रोटीन होता है, इसे निकृष्ट कोटि के नाम से जाना जाता है। उच्च प्रोटीन किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसे जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं प्रोटीन, वो उच्च प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। और जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं प्रोटीन, वो जो है मध्यम प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, यानी आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा है अपूर्ण प्रोटीन, चूँकि उसमें किसी प्रकार का एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है, तो इसलिए उसे अपूर्ण प्रोटीन भी कहा जाता है। और इसके अंदर ये साग सब्जियाँ हो गई, ये हरी सब्जियाँ, ये सब आती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन कौन हो जाएगा? जो जंतु जगत से प्राप्त होगा। तो इसमें कौन सा जंतु जगत से प्राप्त हो रहा है? तो बी हो जाएगा, अंडे और मीट। यहाँ पे दालें और फलियाँ किस प्रोटीन के अंतर्गत आएंगी दोस्तों? दालें और फलियाँ जो है वनस्पति जगत से प्राप्त होती है, तो ये आंशिक पूर्ण प्रोटीन यानी मध्यम प्रोटीन के अंतर्गत आएंगी। अनाज और मिलेट भी मध्यम में आएंगे। डी है सब्जी और फलें, क्या है? ये अपूर्ण में आएंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। लौंग में सक्रिय मूल तत्व है। ए है थाइमोल, बी है एनीथॉल, सी है साइनोल, डी है यूजीनॉल। तो लौंग में सक्रिय मूल तत्व कौन सा होता है दोस्तों? यूजीनॉल होता है। 90% तक यूजीनॉल पाया जाता है। और लौंग किस पौधे से प्राप्त होता है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो उसका नाम क्या है? साइजियम एरोमेटिकम होता है। क्या होता है? साइजियम एरोमेटिकम होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ए है पीली मक्का में, बी है गेहूं में, सी है बाजरा में, डी है चावल में। तो कौन सा एकमात्र इसमें अनाज है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है? तो वो जाएगा पीली मक्का में। 68 का ए हो जाएगा। चूँकि कैरोटीन पाए जाने के कारण ही इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। और ये क्या होता है दोस्तों? इसको कोलेस्ट्रॉल फाइटर भी माना जाता है। और ये पीली मक्का जो होती है विटामिन ए से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें विटामिन ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। पानी में डालने पर ताज़ा अंडा क्या होता है? ए नीचे बैठ जाएगा, बी है तैरने लगेगा, सी है दोनों ए और बी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम ताज़े अंडे को पानी में डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाएगा, और जो अगर कोई ख़राब अंडा होगा उसको हम डालेंगे तो वो ऊपर तैरने लगता है पानी में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पानी में ताज़ा अंडा डालने पर नीचे बैठ जाएगा। 69 का ए हो जाएगा। ये अच्छे और ख़राब अंडे की पहचान होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। एक गर्भवती महिला की निम्नलिखित स्थिति में से किस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है? ए है एपिगैस्ट्रिक दर्द पर, बी है पीठ की ओर होने वाला दर्द, सी है मरोड़, डी है हार्ट बर्न। तो किस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है दोस्तों? 70 का ए जाएगा एपिगैस्ट्रिक दर्द पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है।
क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, माताओं के 25% मौतों या मातृ मृत्यु का कारण है। ए है संक्रमण, बी है प्रसूति रक्तस्राव, सी है असुरक्षित गर्भपात, डी है एक्लेम्सिया। तो क्या होता है दोस्तों, प्रसूति रक्तस्राव के कारण 25% तक मौतें होती हैं। 71 का बी हो जाएगा, प्रसूति रक्तस्राव। और दोस्तों एक्लेम्सिया क्या होता है, तो एक्लेम्सिया जो होता है एक्यूट टैक्सोमिया होता है, यानी तीव्र विषाक्तता के अंतर्गत आता है एक्लेम्सिया। इसके अंतर्गत एक्यूट टैक्सोमिया के अंतर्गत दो आती हैं बीमारियाँ, एक प्री एक्लेम्सिया आता है और एक एक्लेम्सिया होता है जो गर्भावस्था में देखने को मिलता है। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, इसमें जो है प्रोटीन यूरिया होती है दोस्तों, यूरिन में क्या होता है, प्रोटीन प्रवाहित होता है, निकलता है। और इस एक्लेम्सिया में क्या होता है, तो ये नेफ्राइटिस की बीमारी इसमें होती है और उच्च रक्तचाप होता है। एक्लेम्सिया में क्या होता है, पहले प्री एक्लेम्सिया होता है और एक्लेम्सिया में क्या होता है कि प्री एक्लेम्सिया के भी लक्षण एक्लेम्सिया में देखने को मिलते हैं। एक्लेम्सिया क्या होती है, प्री एक्लेम्सिया से भी घातक होता है एक्लेम्सिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव। ए हो जाएगा नार्सिस्टिक अवस्था के कारण, बी है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, सी है होमोसेक्सुअल अवस्था, डी है हेट्रोसेक्सुअल अवस्था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया दोस्तों ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो हम यहाँ पे पुत्री का पिता से जुड़ा यही लगाएंगे 72 का बी ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन क्या होता है, पुत्री का पिता से जुड़ा जो होता है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण होता है, और जो पुत्र का जो माता के प्रति जो जुड़ा होता है उसमें वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। पुत्री का पिता से इलेक्ट्रा और पुत्र का माता से ओडिपस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। ए है सिर्फ सीखने का, बी है सिर्फ परिपक्वता का, सी है सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, डी है सीखना और परिपक्वता का। तो बच्चों का विकास किसका परिणाम होता है दोस्तों, सीखने और परिपक्वता का होता है। 73 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। ए है नमक का, बी है हल्दी का, सी है अजीनोमोटो का, डी है जीरा का। तो किसका रासायनिक नाम होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो का होता है। 74 का सी हो जाएगा अजीनोमोटो। और ये ज़्यादातर जो है चाइना और जापान में जो है खाद्य पदार्थों में ज़्यादा मिलाए जाते हैं अजीनोमोटो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला है। ए है MA, बी है CA, सी है MA/CA, डी है MA/CA इंटू 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला MA/CA इंटू 100। 75 का डी हो जाएगा। और MA मतलब मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। ए है बोलने में बाधा, बी है सुनने में कमी, सी है देखने में कमी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल भाषा किसके लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो जिनको देखने में कमी होती है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि या ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है। 76 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 76 का सी हो जाएगा, देखने में कमी जिनको होती है। और ये ब्रेल लिपि किसने विकसित की थी, तो फ्रांस के थे लुइस ब्रेल ने किया था, 1821 में किया था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, 1821 में लुइस ब्रेल ने किया था ब्रेल लिपि की खोज। लुइस ब्रेल ने किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
ए है जन्म से, बी है 4 से 6 माह पर, सी है 6 से 8 माह पर, डी है 8 से 10 माह पर। तो किस उम्र में दोस्तों शिशु जो है वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो हो जाएगा डी, हो जाएगा 8 से 10 माह पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा युग्म सही है? ए है HBIG एड्स, बी है BCG क्षय रोग, सी है पोलियो पर्ट्यूसिस, डी है DPT अतिसार। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? BCG क्षय रोग, 78 का बी हो जाएगा। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बैसिलस कॉलमेट गुरिन होता है। और यहाँ पे HBIG किससे होता है? ये गलत है, एड्स से नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी से होता है HBIG। और जो है पोलियो किसे? पोलियो वायरस से होता है, संबंधित है दोस्तों, पोलियो वायरस से पोलियो। और यहाँ पे DPT का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? ए है DPT, बी है BCG, सी है पोलियो, डी हेपेटाइटिस ए। तो कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है दोस्तों? तो वो है पोलियो, 79 का ए। जन्म के समय बालक को 3 टीके दिए जाते हैं, एक BCG का, एक OPV यानी पोलियो का, और एक होता है हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, मूल संवेग है? ए है खुशी गुस्सा, बी है गर्व दुख, सी है शर्म ग्लानि, डी है ग्लानि या ईर्ष्या। तो मूल संवेग क्या है इसमें दोस्तों? खुशी और गुस्सा होता है, 80 का ए हो जाएगा मूल संवेग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, निरंतर भग्नाशय की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए है संतोषी व्यवहार का हो जाना, बी है इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देता है, सी है व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, डी है उपयुक्त सभी। तो निरंतर भग्नाशय की स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या निरंतर भग्नाशय की स्थिति में व्यक्ति जो है संतोषी व्यवहार का हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं होता है। इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देगा? ये भी नहीं होता है। व्यक्तित्व विघटित हो जाता है? जब ये दोनों नहीं है तो डी का ऑप्शन ही कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, सी हो जाएगा, 81 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं? ए है शारीरिक रेचन, बी है मानसिक रेचन, सी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, डी है संवेदनात्मक रेचन। तो क्या हो जाता है दोस्तों? जब संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक और सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा करता है तो व्यक्ति क्या? मानसिक रेचन उसको कहेंगे। 82 का बी हो जाएगा। किसके द्वारा अभिव्यक्त करेगा? मानसिक रेचन उसको कहेंगे। 83, क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए है आहार आयोजन, बी है पूरक आहार, सी है संतुलित आहार, डी है मिला जुला आहार। तो दोस्तों वीनिंग कब शुरू की जाती है? तो 6वें माह से वीनिंग शुरू की जाती है, मतलब स्तनपान छुड़ाया जाता है और तरल पदार्थ देने शुरू की जाते हैं। फिर तरल, फिर अर्ध तरल, फिर ठोस पदार्थ बालक को दिया जाना शुरू किया जाता है शिशु को। तो वही शिशु को ठोस आहार देने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रारंभ करते हैं। तो 83 का बी हो जाएगा, पूरक आहार उसको कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर महीने तक कराया जाता है? ए है 3, बी है 5, सी है 6, डी है 8। तो कितने महीने तक कराया जाता है दोस्तों? 6 मंथ तक। 84 का सी हो जाएगा 6 मंथ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है? ए है श्वासावरोध, बी है जन्मजात असामान्यताएं, सी है पूर्णकालिक, डी है इनमें से सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या होता है दोस्तों? श्वास अवरोध भी होता है, बी जन्मजात असामताएं भी होती है, सी पूर्णकालिक भी होता है। 85 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है,
ब्राउन किसका एक अच्छा स्रोत है? ए है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, बी है कसैलापन और खनिज का, सी है बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन, डी है बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन का। तो ब्राउन क्या होता है दोस्तों? गेहूँ, मक्का, ज्वार, इन सब की जो ऊपर की जो परत होती है उसे ही ब्राउन कहते हैं, ऊपर वाला जो अस्तर होता है। और ब्राउन में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी एसिड पाए जाते हैं ब्राउन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 86 का ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। ए है सूजी, दूसरा है मूंग दाल, तीसरा है हरी मटर, चौथा है शकरकंद। तो सबसे अधिक प्रोटीन पहले किस में मिलेगा? मूंग दाल में। तो ये पहले पर आएगा, दूसरा जो है ये पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद हरी मटर में आएगा, तीसरा हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा? सूजी आ जाएगा। और फिर चौथे पे शकरकंद आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ए हो जाएगा 87 का ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। ए है जल की मात्रा, बी है पोषक तत्वों की मात्रा, सी है संरचना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि किससे संबंधित होती है दोस्तों? कोई किसी भी खाद्य पदार्थ को कब तक संरक्षित रखा जा सकता है, जैसे जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जल पर निर्भर करता है ये कि कब तक वो जो है संरक्षण उसका किया जा सकता है। जैसे जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी उसको क्या कम समय तक हम संरक्षित रख सकते हैं, और जिसमें कम होगा उसको हम अधिक समय तक संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ जल की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 88 का ए हो जाएगा, जल की मात्रा पर। जैसे सब्जियों में क्या होते हैं, हरी सब्जियों में क्या जल की मात्रा अधिक होती है तो क्या जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, जल की मात्रा पर निर्भर करता है। 89, क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों। आगे देखते हैं, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं। ए है नमक, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है चीनी, डी है तेल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर दोस्तों? सोडियम बेंजोएट 89 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। आंत्रेतर पोषण का अर्थ क्या है? ए है नासिका नली से भोजन कराना, बी है नस द्वारा भोजन कराना, सी है अनुपूरक पोषण, डी है सूखा भोजन। आंत्रेतर पोषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है और मुंह के द्वारा खाया पिया नहीं जा सकता उसे, तो उसको नाक में नली लगाई जाती है और उसके द्वारा जो है तरल पदार्थ भोजन उसको कराया जाता है। भोजन में क्या हुई, तरल चीज़ें जो लिक्विड वाली होती है वही चीज़ वो पिलाई जाती है उसको, तो उसी को आंत्रेतर पोषण कहते हैं। 90 का ए हो जाएगा, नासिक नली से भोजन करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लौ और फोलिक एसिड की कितनी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित से चुनिए। ए है 10 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम, बी है 15 ग्राम, 38 ग्राम, 40 ग्राम, सी है 15 ग्राम, 8 ग्राम, 300 ग्राम, डी है 20 ग्राम, 10 ग्राम, 500 ग्राम। तो कितनी प्रोटीन, लौ और फॉलिक एसिड की अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होती है दोस्तों? 91 को हो जाएगा सी, 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की, 8 ग्राम अतिरिक्त लौह की, 300 ग्राम अतिरिक्त फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। 91 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों। उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यौनी परिपक्वता कब आती है? ए है देर से, बी है सामान्य समय से पूर्व, सी है सामान्य समय पर, डी है उक्त कोई नहीं। तो उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यौनी परिपक्वता कब देखी जाती है दोस्तों? सामान्य समय से पूर्व ही देखी जाती है। 92 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? ए है दूध, बी है फल, सी है प्रोटीन, डी है वसा।
तो कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक किसमें पाया जाता है दोस्तों? 93 का डी हो जाएगा वसा में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है जीरोप्थैल्मिया, बी है केरोटोमलेशिया, सी है रतौंधी, डी है ऑस्टोमलेशिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रतौंधी, सी हो जाएगा। यहाँ पे 94 का सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से पहला जो रोग होता है, लक्षण पता चलता है, वो है सी रतौंधी। और कौन कौन से विटामिन ए की कमी से होते हैं दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल ही होता है, तो पता ही है आप सबको। और जो है इसके और भी इसकी कमी से रोग होते हैं, कौन कौन से? एक बिटॉट स्पॉट होता है, जेरोसिस कार्निया होती है, जेरोसिस कंजक्टाइवा होता है, केरेटोमलेशिया यहाँ पे दिया ही है, और केरेटिनाइजेशन भी होता है, जीरोप्थैल्मिया दिया ही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 94 का सी, और ये सभी भी नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर, क्रिटिनिज्म एवं घेंघा से संबंधित है? ए है जिंक, बी है तांबा, सी है आयोडीन, डी है मैग्नीशियम। तो किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर, क्रिटिनिज्म और घेंघा से संबंधित होता है दोस्तों? 95 का सी हो जाएगा आयोडीन। और शरीर में जो है आयोडीन करीब कितना पाया जाता है दोस्तों? तो 15 से 23 mg जो है आयोडीन शरीर में सबके पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम भी मैंने बताया था कितना पाया जाता है मानव शरीर में, तो होता है 25 से 30। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, परामर्शदाता की विशेषताएं होती हैं। ए है सहानुभूति, बी है गोपनीयता बनाए रखना, सी है रुचिकर व्यक्तित्व, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? परामर्शदाता की विशेषताएं क्या होती है? सहानुभूति भी होती है, गोपनीयता को बनाए रखना भी होता है, और रुचिकर व्यक्तित्व भी होता है। तो यहाँ पे 96 का डी सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, चिकित्सीय परामर्श में सबसे मूल्यवान कौशल कौन सा है? ए है सुनना या अवलोकन करना, बी है प्रश्न पूछना, सी है सहानुभूति रखना, डी है कोई नहीं। तो चिकित्सीय परामर्श में सबसे मूल्यवान कौशल क्या होता है दोस्तों? सुनना और अवलोकन करना होता है। 97 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, यूनिसेफ का गठन कब किया गया था? ए है 10 अक्टूबर 1946 को, बी है 11 दिसंबर 1946 को, सी है 15 दिसंबर 1947 को, डी है 7 अप्रैल 1948 को। तो यूनिसेफ का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन हुआ था। 98 का बी हो जाएगा। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनिसेफ का फुल फॉर्म, यू से क्या होता है? यूनाइटेड, एन से नेशंस, आई से इंटरनेशनल, सी से होता है चिल्ड्रंस, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। अब इसका नाम क्या हो गया है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड हो गया। वर्तमान में इसका नाम यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में है। 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? तो WHO की हुई थी। साथ में इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिलाओं और युवाओं के प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के लिए उत्तरदायी है? ए है यूनिसेफ, बी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, सी है WHO, डी है UNDP। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन जो है महिलाओं और युवाओं के प्रजनन और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उत्तरदायी है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। 99 का बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, UNFPA। इसकी स्थापना कब हुई थी UNFPA की दोस्तों? तो 1969 में हुई थी। UNFPA की स्थापना हुई थी। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर जो है
UNFPA यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ इसका नाम था। और अभी जो है इसका नाम हो गया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। 1987 में इसका नाम बदल के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रख दिया गया। तो ये फुल फॉर्म भी दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी दोस्तों, 22 नवंबर 1965 को। UNDP की यूनिसेफ की 11 दिसंबर 1946 को हुई थी यूनिसेफ की। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNDP का भी न्यूयॉर्क में ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना कब की गई थी? ए है नवंबर 1965 में, बी है नवंबर 1966 में, सी है दिसंबर 1967 में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया दोस्तों, UNDP की स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को हुई थी। 11 का ए हो जाएगा, 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।